हम में से काफ़ी सारे लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह होती है या वो स्टैंडर्ड का नहीं होता जो एचआर के लोग देख रहे होते हैं। आज हमारे साथ एक एचआर की स्पेशलिस्ट मौजूद है। जब आपके पास सीवी आता है तो उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप फर्स्ट ग्लांस में देखती हैं? कवर लेटर कितना इंपॉर्टेंट होता है? अच्छा सीवी लिखने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मसूद टॉक्स। हम में से काफी सारे लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि हमारा जो सीवी होता है वो उसमें काफ़ी सारे वीकनेसेस होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिस होती हैं, या वो स्टैंडर्ड का नहीं होता जो एचआर के लोग देख रहे होते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक एचआर की स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, मोहतरमा सिद्रा मुमताज़ साहबा, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। सिद्रा साहबा अपने एचआर, टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट की स्पेशलिस्ट हैं। काफ़ी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज दे चुकी हैं और वो एक फ्रीलांसिंग का काम भी करती हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर चुकी हैं। इसके अलावा वो बाईलैंग्वेज डिबेटर भी हैं और नेशनल लेवल पर काफ़ी सारे कंपटीशंस जीत चुकी हैं। थैंक यू सो मच मोहतरमा सिद्रा साहबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मसूद, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और वाकई ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी बात की जाए उतना ही कम है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन के बाद बहुत सारे लोग ऐसे जो अपना बिजनेस भी कर रहे थे, अब उन्हें अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंट कंपनीज में, क्योंकि बिजनेसेस को बहुत इफेक्ट किया है कोविड ने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास सीवी आता है तो उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट ग्लांस में देखती हैं? तो 3-4 चीज़ें बेसिक होती हैं, जिसमें सबसे पहले ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीवी आती है कि जो सीवी हम देख रहे हैं किसी भी कैंडिडेट की, वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। इसके बाद हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस क्या है कैंडिडेट का, और यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा, वो कैंडिडेट कितने अरसे से है। इसके बाद कंपनी प्रोफाइल भी बहुत मैटर करता है कि कंपनी कितनी अच्छी प्रोफाइल की। इसमें कोई बायस नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी बहुत ऑर्गेनाइज, किसी बहुत अच्छी कंपनी के साथ काम किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपोजर उतना ज़्यादा होगा। इसके बाद जो चीज़ देखी जाती है वो उस बंदे की लोकेशन और ये सारी चीज़ डिटेल्स देखी जाती हैं। सो हाँ, किसी भी सीवी में सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है या कोई भी रिक्रूटर ऑब्जर्व करता है तो वो उसका मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस होता है। जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हमारा दूसरा सवाल ये है, काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि हमारा सीवी कितने पेजेस का होना चाहिए, तो इस बारे में आप थोड़ा बताएंगी? सीवी कितने पेजेस का होना चाहिए, ये टॉपिक डिबेटेबल है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बहुत बेसिक हैं, जिनमें से फ्रेशर्स के लिए आई वुड नेवर रिकमेंड टू गो फॉर अ 2 पेजर सीवी। फ्रेशर्स के लिए 1 पेजर सीवी इज़ फाइन। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 से 7 साल का है तो आप 1 to 2 पेजेस पे जाएं, कोई मसला नहीं। अगर आपका एक्सपीरियंस 7+ ईयर्स का है, आपकी लॉन्ग वर्क हिस्ट्री है, तो 3 पेजेस वाली सीवी बिल्कुल ठीक होती है। अगर आप 3 पेजेस वाली सीवी पे चले गए हैं लेकिन उसमें भी प्रूफ रीड योर सीवी मल्टीपल टाइम्स, और अगर आपको लगे, क्योंकि सीवी कभी भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें आप मिनिमाइज कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करें। अच्छा, हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी कि एक कवर लेटर कितना इंपॉर्टेंट होता है, और क्या हमें जब हम सीवी कहीं पे सबमिट करवाएं तो क्या हमें उसके साथ कवर लेटर भी भेजना चाहिए? कवर लेटर ये वेरी करता है रिक्रूटर टू रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर कि आपका सीवी पढ़ने वाला कौन है, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि हर केस में अगर आप एक कवर लेटर बना दें अपनी सीवी के साथ, लेकिन इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि हर जॉब के लिए कवर लेटर में कुछ ना कुछ चीज़ें प्लस माइनस होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक जेनेरिक कवर लेटर बना दिया और अब आप उसे हर जगह पे भेज रहे हैं। आप कवर लेटर बनाना चाहते हैं, ज़रूर बनाएं, लेकिन वो हर जॉब के लिए स्पेसिफिक होगा। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। अच्छा, हमें यह बताएं कि जब हम एक सीवी लिख रहे होते हैं तो एक अच्छा सीवी लिखने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि एक अच्छी सीवी ड्राफ्ट करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको सीवी लिखने का पर्पस पता होना चाहिए कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
कौन सी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जेडी क्या है, उसके मुताबिक सीवी ड्राफ्ट करें। और उसके बाद अननेसेसरी डिटेल्स को प्लीज़ मत लिखें, सीवी को टू द पॉइंट रखें, अपना रीसेंट एक्सपीरियंस सबसे पहले लिखें और उसके बाद स्किल सेट जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए ज़रूरी है वो मेंशन करें। ऐसी चीज़ें जो आपके उस जॉब वैकेंसी से रेलिवेंट नहीं है प्लीज़ उन्हें मेंशन करें। ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए सीवीज़ में, क्योंकि ये बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ते हैं रिक्रूटर पे। आई एम नेवर गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट दैट सीवी जिसमें बहुत सीनियर पोजीशन के लिए मैं शॉर्ट लिस्टिंग कर रही हूँ और अगर मुझे कोई ऐसी सीवी नज़र आती है जिसमें मिस्टेक्स होंगी, आई नेवर गो फॉर दैट। इसके बाद सीवी का फॉन्ट और फॉन्ट साइज़ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली जो फॉन्ट साइज़ यूज़ होता है, फॉन्ट यूज़ होता है वो टाइम्स न्यू रोमन है और उसमें 12 फॉन्ट साइज़ यूज़ होता है दैट लुक्स प्रोफेशनल। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे 11 भी कर सकते हैं, इट्स इक्वली फाइन। और सिंपली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन करने की बजाय अगर आप अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करते हैं तो दैट एड्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि हर कोई ये नहीं कर रहा होता और जो ये कर रहा होता है उसकी सीवी डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है। जब आप अपना स्किल सेट मेंशन कर रहे होते हैं तो वो वाली स्किल्स सबसे पहले मेंशन करें जो उस जॉब से रेलिवेंट है, फिर बाकी स्किल्स मेंशन करें। बस ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना होता है कोई भी अच्छी सीवी ड्राफ्ट करते हुए। ज़बरदस्त, ये तो आपने बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दे दिए, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि एक अच्छे सीवी लिखने में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइए कि कुछ लोगों के काफ़ी सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो क्या एक सीवी में अपनी सारी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपीरियंस को लिखना चाहिए? सारे एक्सपीरियंसेस लिखना कोई मसला नहीं है अगर आपने फील्ड स्विच नहीं की तो। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मार्केटिंग की जॉब के लिए और आपका पास्ट में अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है या किसी भी और फील्ड का है, तो इट्स नॉट सजेस्टेड कि आप अकाउंट्स के एक्सपीरियंस को भी मेंशन करें, क्योंकि रिक्रूटर का कंसर्न आपके उस रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। सेकेंडली, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्विचेस किए हुए हैं तो भी यू हैव टू चूज़ वेरी वाइजली कि आपने कौन सा एक्सपीरियंस लिखना है और कौन सा नहीं। आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी भी ऐड में 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है और आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस उतना है तो सिर्फ रेलिवेंट लिखें, इरेलीवेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कभी कभी ये होता है कि कुछ लोगों की एम्प्लॉयमेंट में कुछ गैप आ जाता है, कुछ टाइम में वो फ्री होते हैं या जॉब नहीं कर रहे होते, तो वो जो दरमियान वाला गैप का हिस्सा है उसको सीवी में कैसे लिखना चाहिए? सीवी में जहाँ तक गैप्स की बात है तो गैप्स आ सकते हैं किसी भी वजह से, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। इट्स नॉट बैड एट ऑल अनटिल एंड अनलेस यू आर कैपेबल ऑफ जस्टिफाइंग इट। ऐसे लोगों के लिए एक सजेशन ये है कि जब आप अपनी सीवी ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आप मंथ को ओमिट करें और ईयर को मेंशन करें, उससे वो गैप कहीं ना कहीं कम लगता है। और ऐसे लोग कवर लेटर ज़रूर लिखें, क्योंकि वो जस्टिफाई करेगा उस गैप को जो उनकी सीवी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। कुछ लोग ये करते हैं कि उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की जो ईयर्स होते हैं या मंथ होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है और किसी की भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कोई मसला नहीं है, मिनट्स में हो जाती है। सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एंड योर गैप्स एज वेल। और बेस्ट तरीका यही है कि आप उसे अपने कवर लेटर में मेंशन कर दें, क्योंकि इंटरव्यू से पहले उस गैप को चेक करने के लिए आपका इंटरव्यूअर उस कवर लेटर को ज़रूर चेक करेगा। अच्छा, कुछ लोग सीवी में अपने फ़ोटो नहीं लगा रहे होते, तो इस बारे में आप क्या राय रखती हैं एचआर के पर्सपेक्टिव से कि अपने सीवी में फ़ोटो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सीवी में कुछ लोग जी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते पिक्चर लगाने में। ये अगेन डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ जॉब पे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जैसे मार्केटिंग हो गई और ये जैसे मॉडल्स हैं, उनकी लुक्स बहुत काउंट करती हैं और इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि क्या उनका अटायर, उनकी लुक कंपनी की प्रोफाइल से मैच करती है या नहीं। उन जॉब्स के लिए डेफिनेटली यू हैव टू ऐड योर पिक्चर।
बाकी जॉब्स के लिए जहाँ पे लुक्स बहुत काउंट नहीं करती, और बीइंग अ रिक्रूटर मेरे लिए भी अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की स्किल ज़्यादा मैटर करती हैं उसकी लुक से। स्टिल आई वुड सजेस्ट, अगर आप पिक्चर शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो मत करें, लेकिन अपना लिंक्डइन का URL मेंशन कर दें, दैट सर्व्स द पर्पस। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि वो उन्होंने अभी करियर स्टार्ट किया है और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो तो उसको किस तरीके से सीवी में क्या लिखना चाहिए और कैसे सीवी बनाना चाहिए? फ्रेशर्स के लिए एक अच्छी CV ड्राफ्ट करना इज़ ट्रूली एन आर्ट, और उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हेडर बहुत कैची होना चाहिए। अपना नाम और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हमेशा बोल्ड में लिखें। इसके बाद अपनी CV को हमेशा एक प्रोफेशनल लुक में रखें। जो फॉन्ट साइज़ मैंने बताया उसको फॉलो करें। अपनी एजुकेशन को हाईलाइट करें, और उसके बाद मल्टीपल फॉन्ट्स और मल्टीपल फॉन्ट साइजेस से प्लीज़ अवॉइड करें। दैट डजंट लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन रिक्रूटर, और आपकी CV कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी इस तरह से। अपनी उन स्किल्स को हाईलाइट करें जो जॉब से रेलिवेंट हो। और एक पॉइंट जो इवन बहुत सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स स्किप करते हैं या उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, और फ्रेशर्स को इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, वो ये है कि हमेशा एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करें अपने ईमेल एड्रेस के लिए। हमारे पास CVs आते हैं जिनमें अक्सर लिखा होता है spiderman123@gmail.com। ये बहुत बुरा लगता है, एंड आई वुड नेवर शॉर्टलिस्ट एनी सच CV ऑनेस्टली। अच्छा, मैं ये भी बताइएगा कि सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जैसे मार्केट में काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, तो आपके ख्याल से बेहतरीन फॉर्मेट कौन सा होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। इंटरनेट इज़ फुल ऑफ आइडियाज़, यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम, लेकिन उन चीज़ों का ख्याल रखें जो मैंने इंटरव्यू में पहले मेंशन की, और हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करें। तब CV एक अच्छी लुक देती है और पढ़ने वाले को भी आसानी होती है और कैची भी लगती है। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि सीवी में क्या क्या होना चाहिए। अब हमें थोड़ी सी ये भी रहनुमाई कीजिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सीवी में नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि CV में क्या नहीं लिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने एक CV में देखा लिखा हुआ था हैप्पीली मैरिड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके रिक्रूटर को बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है कि आप हैप्पीली मैरिड हैं या नहीं। ये मैं फर्स्ट ग्लैंस में बात कर रही हूँ। उसके बाद जो चीज़ बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ती है वो ग्रामेटिकल एरर्स हैं। प्लीज़ अपनी CV को जितनी दफ़ा प्रूफ रीड कर सकते हैं उतनी दफ़ा करें। कोई अगर आपके पास ऐसा है जिसको आपको लगता है कि CV दिखाएंगे तो वो गलतियों को निकाल सकता है, मज़ीद बेहतर बना सकता है, तो उसको ज़रूर दिखाएं। और कभी भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्रूटर को अट्रैक्ट नहीं करता। CV की लेंथ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस पे ठीक है, आपकी अगर CV 2 पेजेस की है दैट्स फाइन। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस पे मैक्सिमम 3 पेजेस, इससे ज़्यादा मत जाएं। रिक्रूटर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 6-6, 7-7 पेजेस की CV को रीड करे। ये तो आपने मेरे नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। आई थिंक जहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें CV में क्या क्या शामिल करना चाहिए, ये भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या चीज़ें CV में नहीं लिखनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं। अच्छा, हमें यह भी बताइएगा कि CV में वो कौन कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो काफ़ी सारे लोग कर रहे होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो CVs में देखने में आती हैं उसमें सबसे पहले पुअर फॉर्मेटिंग है। लोग इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, जबकि फर्स्ट ग्लैंस में रिक्रूटर इसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ता है अगर CV आपकी नाइसली फॉर्मेटेड नहीं है। इसके अलावा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग अपनी स्किल्स का और पर्टिकुलरली अपनी JD का जेनेरिक ओवरव्यू देते हैं, यानी वो कर कुछ और रहे होते हैं और CV पे कुछ और लिखा होता है, और जब आप इंटरव्यू करते हैं आप यू गेट स्टन्ड कि ये तो लिखा ही नहीं हुआ CV में। प्लीज़ ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन इंटरव्यूअर्स फुट व्हाइल ड्राफ्टिंग अ CV। अच्छा, आपने काफ़ी सारा आपका एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा आपने रिक्रूटमेंट्स की हैं, तो कभी कोई रिक्रूटमेंट के दौरान ये CV शॉर्ट लिस्ट करते हुए आपके साथ कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया? एक क्लास फेलो था
उसने मुझसे सीवी मांगी जब हमारा फाइनल सेमेस्टर था, एंड आई वाज वर्किंग दैट टाइम एज वेल। मैंने उसे सीवी भेज दी। कुछ अर्से बाद मेरी कंपनी में एक पोजीशन खाली हुई और उसके लिए रेज्यूमेज आए। मेरे पास एक रेज्यूमे आया जिसमें मुझे लगा कि जैसे कि मेरा रेज्यूमे है, वो सब कुछ लिखा हुआ था जो मेरे सीवी में लिखा हुआ था, सिवाय मेरी करंट जॉब के। सो आई थॉट कि मैंने गलती से अपनी सीवी खोल ली है, लेकिन जब मैंने ऊपर नाम पढ़ा तो नाम उसका लिखा हुआ था। सो क्रक्स इज, नकल के लिए अकल की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी किसी की भी सीवी कॉपी करें, प्लीज़ ये देखें कि वो आपके प्रोफाइल के साथ मैच कर रही है या नहीं। और हमारे पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं। प्लीज़ ऐसी मिस्टेक मत करें। एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सीवी राइटिंग इज़ नो डाउट एन आर्ट। आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, हमेशा सीवी ड्राफ्ट करते वक्त उन सब पॉइंट्स का ख्याल रखें जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हैं। और अगेन आई वुड से कि ज़्यादा लेंथ वाली सीवीज़ बहुत मिसकंसेप्शन है कि शायद जितनी बड़ी सीवी होगी, जितनी लंबी सीवी होगी, उतना इंप्रेशन छोड़ेगी। रिक्रूटर किसी भी सीवी को 30 सेकंड में असेस कर रहा होता है, और जितनी इररेलेवेंट डिटेल्स होती हैं या जितनी लंबी सीवी होती है या जितने ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, वो उतना ही शॉर्टलिस्ट होने का चांस मिस कर देते हैं। अगर आप इन सब पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक अ विजुअली अपीलिंग सीवी। गुड लक। थैंक यू।